डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BSOC 104 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये आपका टाइटल है भारत का समाजशास्त्र सेकंड। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो कहाँ तक जा चुका है। और ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप स्टूडेंट्स दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में आप एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। सो कंटिन्यू वीडियो को अंत तक देखना है कि पॉइंट को समझना है, देन आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अच्छा से प्रिपरेशन करना है, आप प्रिपेयर हो जाएंगे सही से। तो चलिए, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारतीय समाज में बहुलता और सांस्कृतिक समंजन की परंपरा की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज में, किसमें, कौन से समाज में, भारत के समाज में। तो भारतीय समाज में बहुलता और सांस्कृतिक समंजन। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि ये बहुलता क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो फिर भी भारतीय समाज में एकता है, यही होता है बहुलता। एंड सांस्कृतिक मतलब कि यहाँ के जो विचार हैं, यहाँ की जो रहन सहन है, वो सबसे उत्तम है, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है। तो यही कह रहे हैं कि भारतीय समाज में बहुलता और सांस्कृतिक समंजन की परंपरा क्या है, ये बताना है। चलिए समझिए, भारतीय समाज को बहुलतावादी समाज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर समझ में आ गया। बहुलतावादी को समझिए, बहुलतावादी क्या है। यहाँ पे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जनजाति और संस्कृति के स्तर। तो यहाँ पे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, ये सब क्या है, ये बहुलता, ये बहुलता को इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है। एंड संस्कृति के स्तर पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग विचार, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब हर धर्म के अलग अलग संस्कृति है, मतलब विविधता पाए जाते हैं। फिर भी ये के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत में अनेक धर्मों के लोग साथ रहते हैं और अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। पहनावे, खान पान और परंपराएं देखने को मिलते हैं भारत में। इस विविधता के बावजूद भारतीय समाज में सांस्कृतिक समंजन की एक मजबूत परंपरा रही है। सांस्कृतिक समंजन का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का आपस में आकर एक दूसरे के तत्वों को अपनाना और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना। मतलब यहाँ पे सामंजस्य का मतलब ये समझ लो कि हम किसी दूसरे धर्म के रीति रिवाज को अपना रहे हैं, उनके वो हम हमारे रीति रिवाज को अपना रहे हैं, मेरे भाषा को वो बोल रहे हैं, हमारे कपड़े वो पहन रहे हैं, हमारे जो पहनावे ओढ़ावे वो यूज कर रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और एक दूसरे को यूज करते हैं, ठीक है। तो यही सांस्कृतिक क्या है, समंजन है। समझ में आ रहा है। संस्कृतियों का आदान प्रदान संस्कृति सामंजस्य कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। भारत के इतिहास में आर्य, शक, हून, तुर्क, मुगल और यूरोपीय समुदाय आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। भारतीय संस्कृति ने बाहरी प्रभावों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक ढांचे में समाहित किया। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। भारतीय कला, संगीत, भाषा और स्थापत्य में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बहुलता और सांस्कृतिक समंजन के कारण भारतीय समाज में सह अस्तित्व, सहनशीलता और सामाजिक संतुलन बना रहा है, जिसने इसे लंबे समय तक एकजुट रखा है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है स्टूडेंट्स 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत निरजातीयता से आप क्या समझते हैं, इसके विविध स्वरूपों का चर्चा कीजिए। तो देखिए, निरजातीयता को ध्यान समझिए। अगर निरजातीयता को अगर नहीं समझे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। निरजातीयता क्या होता है, जब हम लोग एक जैसी भाषाएं, अलग अलग धर्म के लोग एक जैसे भाषाएं, एक जैसे पहनावा, एक जैसे संस्कृति, है ना, ये सब एक साथ उपयोग करते हैं, एक साथ साझा करते हैं, एक ही तरह के जीवन जीते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, निरजातीयता।
मान के चलो आपके गांव में बहुत सारे धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के, सपोज दैट आपके गांव में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जगह से आके रहते हैं। लेकिन आपके गांव में क्या होते हैं, आप जो लैंग्वेज का यूज करते हो वही लैंग्वेज का यूज वो भी करने लगते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही विचार होते हैं, वैसे ही बोलचाल होते हैं, मतलब उस रंग में रंग जाते हैं। यही आपका निर्जातीयता होता है। क्या होता है? यही आपका निर्जातीयता होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब समझ में आएगा जब कुछ ये निर्जातीयता समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ में आएगा। तो निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं? अब तब समझ में आ गया कि निर्जातीयता होता क्या है। निर्जातीयता, इसके विविध रूप स्वरूप को बताइए तो आराम से आप बता पाएंगे। तो निर्जातीयता से आशय उस भावना से है जिसमें किसी समूह के लोग अपने साझा वंश, इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के आधार पर स्वयं को एक अलग पहचान के रूप में देखते हैं। इस भावना के कारण समूह के सदस्यों में आपसी एकता, अपनापन, अपने हितों की रक्षा की इच्छा विकसित होती है। निर्जातीयता सामान्यतः तब मजबूत होती है जब किसी समूह को अपनी पहचान के खतरे का अनुभव होता है या फिर जब वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव का सामना करते हैं। भारत जैसे बहुल समाज में निर्जातीयता के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला तो बात करते हैं भाषाई निर्जातीयता का। इसमें भाषा पहचान का मुख्य आधार बनती है, जैसे भाषाई राज्यों का निर्माण। दूसरा सांस्कृतिक निर्जातीयता, इसमें रीति रिवाज, पहनावा, खान पान और परंपराएं समूह को जोड़ती है। आगे आता है धार्मिक निर्जातीयता। धार्मिक निर्जातीयता में धर्म के आधार पर समूह चेतना विकसित होती है। क्षेत्रीय निर्जातीयता किसी विशेष भूभाग से जुड़ाव आधारित होती है। जनजातीय निर्जातीयता आदिवासी समाजों में पाई जाती है, जहां साझा संस्कृति और जीवन शैली बहुत मजबूत होती है। निर्जातीयता कई बार सामाजिक एकता और आत्मसम्मान को बढ़ाती है, लेकिन जब यह असहिष्णुता और टकराव का रूप ले लेती है तो तब सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रोत्तर भारत में कृषि आंदोलन का विकास किसानों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या के कारण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और हरित क्रांति जैसे कदम उठाए गए, लेकिन इनसे सभी किसानों को समान लाभ नहीं मिला। छोटे और जो सीमांत किसान को भूमि की कमी थी, जो छोटे-छोटे किसान थे उसे भूमि की कमी थी, बढ़ती लागत, है ना, कॉस्ट एंड ऋण, सिंचाई की समस्या और बाजार में उचित मूल्य ना मिलने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि अभी-अभी तो स्वतंत्र हुए ही थे, अभी नॉर्मल होने में टाइम लगता, सो ऐसी समस्याएं आई। इन्हीं परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि आंदोलन उभरे। इन आंदोलनों की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि ये अधिकतर शांतिपूर्ण और संगठित रूप में हुए, मतलब इसमें लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं हुआ, यानी प्रेम पूर्वक ये आंदोलन चलाया गया। किसानों ने अपने अधिकारों के लिए धरना, प्रदर्शन और रैलियों का सहारा लिया। कई आंदोलनों का नेतृत्व किसान संगठनों और यूनियनों ने किया, यानी कि बड़े महासंगठनों ने किया, जैसे जैसे शेतकारी संगठन और भारतीय किसान यूनियन। इन आंदोलनों में फसलों के समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, बिजली और पानी की दरों में कमी तथा सरकारी नीतियों में बदलाव की मांगे क्या थी, प्रमुख रही। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण आंदोलनों के स्वरूप अलग-अलग रहे, लेकिन उद्देश्य समान था। इन आंदोलनों ने किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया और नीति निर्माण पर प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एक लंबी, विचारशील और लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। प्रारंभ में संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिनमें देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि शामिल थे। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण के लिए कई विशेष समितियां बनाई गई, जिनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो प्रारूप के समिति थे, जिन्हें संविधान सभा का शिल्पकार या फिर संविधान के रचयिता कहा जाता है ना, संविधान के पिता कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर गहन चर्चा हुई और विभिन्न सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। विश्व के कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके उपयोगी प्रावधानों को अपनाया गया। लगभग 3 वर्षों की चर्चा के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की व्यापक भागीदारी और विचार विमर्श को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट, सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना का वर्णन कीजिए। अब सत्याग्रह, और सत्याग्रह किसने चलाया, महात्मा गांधी ने चलाया। सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण क्या थी, अवधारणा है, जिसका अर्थ है सत्य पर दृढ़ रहना, सत्य पर अडिग रहना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह केवल विरोध की पद्धति नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसमें सत्य और अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को शारीरिक बल या फिर हिंसा से पराजित करना नहीं बल्कि नैतिक बल के माध्यम से उसे सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना होता है। गांधी जी मानते थे कि अन्याय का विरोध करना आवश्यक है, लेकिन यह विरोध शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। सत्याग्रह में व्यक्ति स्वयं कष्ट सहता है लेकिन किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। इससे विरोधी के हृदय में परिवर्तन आने की क्या होती है, संभावना बनती है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका और भारत के स्वतंत्र आंदोलन में किया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक नमक सत्याग्रह। सत्याग्रह के माध्यम से लोगों में नैतिक चेतना, आत्मबल और अनुशासन का विकास हुआ। यह पद्धति जनसाधारण को राजनीतिक संघर्ष में भाग लेने का अवसर देती है। सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नैतिक आधार प्रदान किया और विश्व को अहिंसक संघर्ष का नया मार्ग दिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारतीय जनजातियों के लक्षणों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। भारतीय जनजातियां देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ इलाकों में निवास करती है। जनजातियों का जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है और वे प्रकृति के बहुत निकट रहती है। जनजातियां क्या होते हैं, प्रकृति के निकट रहते, जैसे पेड़ पौधों के पास रहना, उनका सेवा करना, ठीक है, उनसे बहुत ही मतलब गहरा जुड़ाव रहता है जनजातियों का। उनका मुख्य आधार जो होता है वो आजीविका, कृषि, शिकार, संग्रहण और वनोपज पर निर्भर होता है। भारतीय जनजातियों की अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान होती है। इन समाजों में सामूहिक जीवन को अधिक महत्व दिया जाता है और व्यक्तिगत संपत्ति की भावना कम पाई जाती है। सामाजिक संगठन क्या होता है, सरल होता है तथा परिवार और कबीला जीवन का मुख्य आधार होते हैं। अधिकांश जनजातियों में सामाजिक समानता पाई जाती है और वर्ग भेद कम होता है। उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा और आत्मा में विश्वास पर आधारित होती है। जनजातीय समाजों में परंपरागत नियमों और मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण जनजातियां लंबे समय तक मुख्य धारा से दूर रही, लेकिन आज सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और भारतीय जनजातियां देश की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 है, भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलन के मुद्दों की क्या कीजिए, जांच कीजिए। भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलनों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, औद्योगिकरण के साथ हुआ। कारखानों, खदानों और उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को लंबे समय तक कम मजदूरी, अधिक कार्य घंटे
और असुरक्षित कार्यस्थल और शोषण जैसी समस्याओं का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं के कारण श्रमिक आंदोलनों का उदय हुआ। श्रमिक आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों में उचित मजदूरी की मांग, कार्य के निश्चित घंटे, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की स्थिरता शामिल रही। ठेका प्रथा और अस्थायी रोजगार ने श्रमिकों की असुरक्षा को बढ़ाया। जिससे आंदोलनों की आवश्यकता महसूस हुई। ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। श्रमिक आंदोलनों ने श्रम कानूनों के निर्माण और सुधारों में योगदान दिया, जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून और श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रावधान। वैश्वीकरण और निजीकरण के बाद नई चुनौतियां सामने आई, जिनमें रोजगार की अनिश्चितता और अधिकारों में कटौती प्रमुख है। श्रमिक आंदोलन ने सामाजिक न्याय और समानता की मांग को मजबूती दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से समझ। सीमांतीकरण पर अंबेडकर के विचारों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो अंबेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीमांतीकरण को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना। उनके अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने बड़े पैमाने पर असमानता, भेदभाव और सामाजिक अन्याय पैदा किया। उन्होंने कहा कि निचली जातियों और दलितों को मुख्य धारा से अलग करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में वंचित किया गया। अंबेडकर ने न्याय संगत समाज के लिए कहा कि समांतीकरण को समाप्त करना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा, आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से निचली जातियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि दलितों को समान अवसर, सामाजिक सम्मान और अधिकार प्रदान किए बिना समाज में वास्तविक एकता और लोकतंत्र संभव नहीं है। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया। उनके विचारों के अनुसार सामाजिक सुधार और राजनीतिक भागीदारी दोनों ही सीमांतीकरण को कम करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। उन्होंने भारतीय संविधान में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़े और समाज में असमानताओं को कम करने का प्रयास हुआ। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 है। भारत में 1970 के दशक के दौरान महिला आंदोलनों के मुद्दों एवं गतिविधियों का क्या कीजिए वर्णन। 1917 के दशक में भारत में महिला आंदोलन ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग को प्रमुखता दी। इस अवधि में महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार, समान वेतन, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। महिला आंदोलन ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं संगठित होकर रैलियां, धरने और प्रदर्शन आयोजित करती थी। इन आंदोलनों ने सरकार और समाज को महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया। महिलाओं ने सामूहिक रूप में समान अवसर और न्याय की मांग की और इसके लिए कानूनी सुधारों जैसे तलाक और संपत्ति के अधिकारों में सुधार का दबाव डाला। इस दशक में महिलाएं स्वयं जागरूक हुई और उनके सामाजिक सहभागिता के क्षेत्र बढ़े। इन आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने, लैंगिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाने और समाज में उनकी भूमिका को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद की अवधारणा की जांच कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद का विकास स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? जब स्वतंत्रता के समय जब स्वतंत्रता चाहिए था,
है ना? जब देश में लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध चल रहे थे, युद्ध छिड़े हुए थे, तो मतलब स्वतंत्रता के समय ये स्वतंत्रता संग्राम के समय ये विकास हुआ राष्ट्रवाद का। इसका अर्थ था अपने देश के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण की भावना। भारतीय राष्ट्रवाद ने विभिन्न धर्म, जाति और भाषाओं के लोगों को एक समान उद्देश्य के लिए जोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने जनता में देशभक्ति की भावना जगाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने जनता में देशभक्ति की भावना जगाई। भारतीय राष्ट्रवाद के केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। भारतीय जो राष्ट्रवाद था वो राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास की दिशा में भी था। इसने लोगों में जिम्मेदारी, आर्थिक सामाजिक सहभागिता को भावना बढ़ाई, सहभागिता की क्या की भावना बढ़ाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रवाद का स्वरूप संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे में विकसित हुआ। आज भारत में राष्ट्रवाद का मतलब केवल देशभक्ति नहीं, बल्कि विविधता में एकता, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा करना भी है। राष्ट्रवाद ने भारतीय समाज में राष्ट्र चेतना को मजबूत किया और लोगों को एक साझा पहचान दी, जिससे सामाजिक समरसता और राजनीतिक स्थिरता को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से ध्यान से देखिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या चुनौतियां है, चर्चा कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना और किसी भी धर्म को राजनीतिक या सामाजिक आधार पर प्राथमिकता ना देना। मतलब कि सभी धर्म को क्या देखना, समान भावना से देखना, चाहे वो किसी धर्म के हो, उनके लिए विशेष अधिकार नहीं, जो अधिकार मिले सबको मिले। इसकी चुनौतियां उन अनेक है। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिसमें सभी कभी कभी धार्मिक संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक दल अक्सर वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, वोट बैंक का मतलब कि वोट लेने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर असर पड़ता है। शिक्षा, मीडिया और सामाजिक संस्थाओं में भी कभी कभी धर्म आधारित भेदभाव देखने को मिलता है। धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, हिंसा और असमानता भी चुनौतियां हैं। आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा में बाधा डालती है। इसके अलावा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और पारंपरिक रूढ़ियां भी धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर सकती है। इन सभी कारणों से इसके अलावा पूर्वाग्रह और पारंपरिक रूढ़ियां भी धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर सकती है। इन सभी कारणों से भारत में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान, न्यायपालिका और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास जारी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12 में है, भारत में आधुनिकीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए। भारत में आधुनिकीकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया है, जिसके तहत समाज परंपरागत ढांचों से आधुनिक ढांचों की ओर बढ़ता है। इसमें शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी विकास, औद्योगिकीकरण, नागरिक अधिकार और प्रशासनिक सुधार शामिल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने शिक्षा का विस्तार किया और विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में तेजी से विकास किया। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जीवन शैली, रोजगार और सामाजिक संरचना में बदलाव लाया। राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र और संवैधानिक शासन आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक दृष्टि से योजना आयोग, औद्योगिक नीति और वैश्वीकरण ने समाज में परिवर्तन लाने में योगदान दिया। आधुनिकीकरण का प्रभाव ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों पर पड़ा, जिससे पारंपरिक सोच और जीवन शैली में परिवर्तन आया। इसके परिणाम स्वरूप जाति और लिंग आधारित भेदभाव धीरे धीरे कम हुए और समाज में समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। आधुनिक भारतीय समाज में परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखने का आधुनिकीकरण की प्रकृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पश्चिमी कल्पना की आलोचना को लिखिए। भारत में पश्चिमी कल्पना या फिर पश्चिमी सभ्यता के दृष्टिकोण की आलोचना कई विचारकों ने की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विचारधारा और संस्कृति ने भारतीय समाज की अपनी आत्मा, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्य को कम करके देखा। पश्चिमी शिक्षा और औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय समाज में
पारंपरिक जीवन शैली, परिवार और सामुदायिक मूल्यों में बदलाव आया। भारतीय विचारकों ने पश्चिमी दृष्टिकोण की यांत्रिकता और भौतिकता की आलोचना की और कहा कि इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक और नैतिक चेतना कमजोर हुई। भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समन्वय पश्चिमी सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी मॉडल का पूर्ण अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के आधार पर विकास करना चाहिए। यह आलोचना भारतीय समाज में आत्मसम्मान और पहचान बनाए रखने का प्रयास थी। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि विकास केवल भौतिक और आर्थिक नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता इसकी सार्वभौमिकता, लिखित रूप, लोकतांत्रिक आधार और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। संविधान लिखित और विस्तृत है। संविधान जो है वो लिखित और वो बड़ा है। संविधान को जो लिखा गया है वो बहुत ही बड़ा संविधान है। हमारा जो देखो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ये भारतीय संविधान को ही कहा जाता है ना। भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और अनेक अनुसूचियां शामिल है। यह संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गई है। संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण संविधान क्या करता है, अपनाता है। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, जिससे संवैधानिक नियमों का पालन हो सके। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व और वर्ग विशेष प्रावधान शामिल है। संविधान परिवर्तनशील है, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह बहुलतावादी और विविधतापूर्ण समाज के लिए समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान ने देश में एक मजबूत और स्थिर शासन की नींव रखी और समाज में समानता और अधिकारों की भावना विकसित की। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट्स, भारत में आदिवासियों के वितरण और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत में आदिवासी या जनजाति समूह देश की कुल आबादी का लगभग 8% है और वे मुख्यतः जंगल, पहाड़ों और दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं। आदिवासियों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर असमान है। उत्तर भारत में हिमालय और उसके आसपास, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के जंगलों में जनजातियां पाई जाती है। आदिवासियों की विशेषताएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अलग है। उनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है, जैसे कृषि, शिकार और संग्रहण। उनके रीति रिवाज, पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य विशिष्ट होते हैं। अधिकांश आदिवासी समुदायों में सामाजिक समानता अधिक होती है और जातिगत भेदभाव कम देखा जाता है। आदिवासियों का धर्म प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा और आत्मा में विश्वास पर आधारित होता है। उनके समाज में मुखिया या पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण आदिवासी समाज लंबे समय तक मुख्यधारा से क्या रहा, अलग रहा। आज सरकारी योजनाओं और आरक्षण के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार की कोशिश की जा रही है। इस तरह से स्टूडेंट्स 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिया गया है, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत अधिक है। जल्दी से इन्हें प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। चैनल से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।